जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये पूरा वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो पहला, देखो तो ये हिंदी में किसने क्या प्रथम किया था, आपको तीन चार क्वेश्चन इसके मालूम होंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चन अलग हैं। देखिए कौन सा। पहला है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना। तो ये मानी जाती है हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। लेकिन ये कवि नहीं है पहले। कवि जो पहले हैं वो माने जाते हैं सरहपा। कौन माने जाते हैं? सरहपा। तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। और ये किसकी रचना है? जटमल की। हाँ, ये जरूर हो सकता है कभी कभी ऑप्शन ये नहीं देता है गोरा बादल की कथा, तो वहां कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा, ये फिर क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा देखो, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस। इसके लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास। कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास। परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी क्या है? इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी। किसने लिखी? किशोरीलाल गोस्वामी। ये लगभग चारों क्वेश्चन आपको पता थे। अब यहां से ये क्वेश्चन आपने शायद ही कभी पहले पढ़े हों। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त, जिसमें यात्रा के बारे में बताया जाता है, तो ये किसकी है? सरयू पार की यात्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। दूसरा, हिंदी का प्रथम आधुनिक एकांकी। एकांकी नाटक का ही भाग होता है लेकिन एक पात्र का होता है इसमें, किसी एक घटना का। तो ये क्या हो? पृथ्वीराज की आंखें। पृथ्वीराज रासो अलग ग्रंथ है, ये क्या है? पृथ्वीराज की आंखें। डॉक्टर रामकुमार, और इनको क्या बोला जाता है? एकांकी सम्राट। ठीक है, अगला देखो, हिंदी की प्रथम आत्मकथा। तो पहली आत्मकथा कौन सी है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? बनारसी दास। अगला, हिंदी का प्रथम रिपो तार्ज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा, और ये किसने लिखा है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान के द्वारा रचित है। दूसरा, हिंदी की प्रथम डायरी। तो एक याद है, अब सबसे फेमस जो डायरी है वो मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा की है, लेकिन वो पहली डायरी नहीं है। पहली डायरी कौन है? जेल डायरी। किसकी है? नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ। तो ये दो लेखक, डायरी लेखक भी बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? एक ये हो गए, कौन? नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ, एक ये हो गए। और दूसरे कौन है? धीरेन्द्र वर्मा। दूसरे कौन है? धीरेन्द्र वर्मा। दूसरा देखो, हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता क्या है? रत्नाकर तथा प्रेमचंद। रत्नाकर तथा किसके द्वारा रचित है? बनारसी दास चतुर्वेदी। दूसरा है, हिंदी का प्रथम पत्र, इसका नाम क्या था? संग्रह, पत्र संग्रह। क्या नाम? स्वामी दयानंद से संबंध पत्र संकलन। मतलब ये स्वामी दयानंद के बारे में लिखा गया था। और किसने लिखा था? महात्मा मुंशीराम। किसने लिखा था? महात्मा मुंशीराम। लास्ट है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, गद्य काव्य है, सॉरी, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। तो ये किसे माना जाता है? साधना को, राय कृष्ण दास। ये देखो एक और, ये अलग से क्वेश्चन है, गद्य काव्य है, कौन सा है? गद्य का काव्य है।
अब आपके लिए एक प्रश्न छोड़ते हैं यहाँ पे। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना, ये बताना है। आगे प्रश्न आएगा, हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना। अमन देखो इसको, आ रहा। चलो देखो, विभिन्न विद्वानों के अनुसार आदिकाल का नामकरण, मतलब आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं, वीर गाथा काल, चारण काल ना। तो ये जितने भी नाम हैं, ये किसने दिए? नाम तो हमें पता हो जाते हैं, लेकिन ये नामकरण किसने किया ये भी पता होना चाहिए। तो देखो, पहला कौन सा है? चारण काल। किसने किया? ग्रियर्सन ने। किसने? ग्रियर्सन ने। दूसरा, इसको और क्या बोलते हैं? संधि चारण काल। क्या? किसने? राम कुमार। अभी याद करवाया था ये का क्या है? एकांकी सम्राट। वीर गाथा काल किसने बोला था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसी का नाम प्रारंभिक काल किसने बोला था? ये मिस्र बंधु कौन है? मिस्र बंधु यही हैं जिन्होंने ये काल विभाजन किया था। मिस्र बंधु सबसे पहला काल विभाजन किसने किया? ग्रियर्सन ने। लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। फिर किसने काल विभाजन किया? मिस्र बंधु। तो अभी जो हम पढ़ते हैं कि ये भारतेंदु युग यहाँ से यहाँ तक था, द्विवेदी युग यहाँ से यहाँ तक था, आदिकाल यहाँ से यहाँ तक था, तो वो किसके अनुसार था? मिस्र बंधुओं के अनुसार। किसके अनुसार? मिस्र बंधुओं के अनुसार। अगला कौन सा है? आदिकाल। ये बहुत लोगों ने बोला। किसने किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। फिर इसके बाद इसका एक और नाम था बीज वपन काल। किसने बोला? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसको वीर काल किसने बोला था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, ये सभी बातें याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगला देखो, विभिन्न विद्वानों के अनुसार रीतिकाल का नामकरण। तो रीतिकाल के बहुत सारे नाम थे। देखो क्या नाम? अलंकृत काल। अभी ये नाम तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग अभी ना। अलंकृत काल किसने बोला था? मिस्र बंधुओं ने। फिर कला काल काल क्या किसने बोला? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल। श्रृंगार काल किसने बोला था? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि पहले तो यही प्रश्न कि किस काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? रीतिकाल को। दूसरा, इसको श्रृंगार काल किसने बोला? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और आचार्य हजारी प्रसाद। अब रीतिकाल भी इसका नाम है, लेकिन इसका नाम रखा किसने था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीति श्रृंगार, रीति श्रृंगार काल किसने बोला? डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। तो इन्होंने दो जोड़ दिए, इसका रीति और इसका श्रृंगार। अब यहां से हमें पढ़ना है कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, उसके बारे में बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। कौन से अपभ्रंश है, कौन सी हिंदी किस अपभ्रंश से जन्मी हुई है, तो ये सब पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। जो काम का है बस उतना पढ़ना है। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव अथवा उत्पन्न। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो कौन सा है? राजस्थानी गद्य। फिर क्या है? ब्रजभाषा गद्य। फिर इसके बाद हमने पढ़ना है खड़ी बोली। क्या पढ़ना है? खड़ी बोली। खड़ी बोली का जन्म और फिर उसको बढ़ावा देने के लिए यानी उनके उन्नायक कौन थे। और तब आएगा पूर्व भारतेंदु युग। फिर यहां से लागू होता है कौन सा युग? भारतेंदु युग, जहां से हम पढ़ते हैं।
तो ये सब तो हम छोड़ देते थे, अभी तक कभी नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले कौन था? राजस्थानी गद्य। तो इसमें दो लेखक हैं, एक का नाम है मुनिजिन विजय, इनकी रचना है चरित कथा। दूसरे कौन है? संग्राम सिंह, इनकी क्या है? वार्ता। ठीक है, इनकी रचनाएं मत याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इनके नाम याद रखिए। यहां याद करना है ब्रजभाषा गद्य। इसमें कौन से थे? विठलनाथ, श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन, गोकुलनाथ, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, नाभादास, अष्टयाम, बैकुंठमणि शुक्ल, अगहन महात्म्य और बैसाख महात्म्य। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों याद करना है। फिर इसके बाद दो पढ़ चुके हम लोग, राजस्थानी गद्य और ब्रजभाषा। अब कौन वाला? खड़ी बोली गद्य। ये क्या है? जागरण युग। अभी इसके पढ़ेंगे फिर उन्नायक खड़ी बोली के। तो जागरण युग में देखो, सबसे पहले अभी ये रचना हम शुरुआत में देखो पढ़ के आए थे ना, गोरा बादल की कथा। किसने लिखी थी? जटमल ने। किसने लिखी थी? फिर इसी के बाद ये भी बताई थी, चंद छंद वर्णन की महिमा। किसने? राम प्रसाद, भाषा योग वशिष्ठ, पंडित पद्म पुराण। पंडित दौलत राम की क्या थी? पद्म पुराण। ठीक है, तो इन चारों को याद रखना, गोरा बादल की कथा, जटमल। और ये हिंदी की क्या है? प्रथम रचना। हिंदी की क्या है? प्रथम रचना। अगर ये ना हुआ ऑप्शन में तो फिर क्या याद करेंगे? चंद छंद वर्णन की महिमा किसके द्वारा रचित है? कवि गंग। इसके बाद रामप्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ, और पंडित दौलत राम, पद्म पुराण। अब ये क्या है? अभी हमने खड़ी बोली पढ़ा, अब खड़ी बोली का इसके चारों आप पढ़ चुके होंगे, कक्षा 9 में लिखे हुए हैं ये सब। ठीक है, तो 9 में ही आपको पढ़ लेना चाहिए था। खड़ी बोली का उन्नयन देखो, मुंशी सदा सुखलाल, सुख सागर, मुंशी सदा सुखलाल, सुख सागर, दोनों में सुख है, याद हो जाएगा। मुंशी सदा सुखलाल तो सुख सागर, सुखलाल सुख सागर। दूसरी है ईसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल प्रेम सागर, लल्लू लाल। इनकी दो तीन रचनाएं और हैं देखो, राम विलास, माधव। इसमें उस दिन बताया भी था कि एक रचना पूछी गई थी, क्या? भाव विलास। ठीक, ये इनकी रचना नहीं है। इनकी और एक रचना है क्या? सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन। ये किसकी रचना है? देव की है। किसकी? देव की। तो ये वाली छोड़ के बाकी उसमें बहुत सारे विलास लगे हैं। सदल मिश्र नाचकेतो, ये किस विधा की रचना है? आख्यान है। क्या है? आख्यान। ठीक है, अब देखो यहां से चालू हुआ पूर्व भारतेंदु युग। यहां से आप कह सकते हैं दो राजा थे, राजा शिव प्रताप सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। जो हमारा एक ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका ये लोग हिंदी अनुवाद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो इसमें ज्यादा याद करने को कुछ नहीं है। अब देखो आगे, अब आदिकाल की क्या है? साहित्यिक प्रवृत्तियां। ठीक है, सिद्धनाथ कवियों की रचनाएं, जैन कवियों की धार्मिक रचनाएं, वीरता एवं श्रृंगार परक रचनाएं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? वीर गथात्मक काव्य, अन्य प्रवृत्तियां या लौकिक काव्य, विद्यापति, अमीर खुसरो, ये अलग टाइप की रचनाएं लिखते थे। कुल मिलाकर इसमें जितनी भी रचनाएं लिखी गई सब वीरता पर आधारित थी। काहे पर आधारित थे? वीरता पर।
और जो और बचे हुए थे वो कैसे काव्य थे? प्रबंध काव्य। ये जो ग्रंथ लिखे गए इनकी भाषा क्या थी? डिंगल पिंगल। भाषा क्या थी? डिंगल पिंगल। और अभी आपने इसके बारे में पढ़ा था कि इसके आदिकाल, वीर गाथा काल, चारण काल, ये सब क्या है? नाम अलग अलग। ठीक है। अब देखो इसमें राहुल साक्यायन के साथ साथ अधिकांश विद्वानों ने सरहपा को 769 ईस्वी हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? सरहपा। इनके नाम ही ऐसे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान 13वीं सदी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वैसे अब देखो ये कब का है? 769। ये तो पहले की बातें हैं। पहले कौन माना जाएगा? जो पहले है। तो मैक्सिमम लोग क्या मानते हैं? कौन है प्रथम कवि? सरहप्पा। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किसने इनको, सॉरी, अब्दुल रहमान, क्या नाम था? अब्दुल रहमान। प्रमुख सिद्ध रचनाएं निम्नलिखित है। देखो, दोहा कोश, ये किसने लिखी? सरहप्पा। चार्यापद, सबरपा। डोम्बी गीतिका, योगचर्या, डोम्बीपा। इसका नाम देखो इससे इससे मिलता है। हाँ, तो ऐसी रचनाएं अगर कभी आएंगी तो खैर दिक्कत नहीं होगी ना। अब इसके बारे में थोड़ा लिखा गया है, देखो। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का। किसका है? लुइपा। ये सबरपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? इनकी रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता। तो अगर ये पूछा जाए 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का। और ये किसके शिष्य थे? सबरपा के। इनकी रचनाओं की विशेषता क्या थी? रहस्य भावना की प्रधानता। 3 क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं। अब देखो, अलग अलग संप्रदाय थे, उनके प्रमुख जो जो भी लोग थे बस उनको याद करना है, इनकी रचनाएं कोई भी याद नहीं करना। ठीक है। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि कौन थे? गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन थे? गोरखनाथ। फिर आगे देखो, गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन पीताम्बर दत्त, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें खड़ी बोली मिश्रित राजस्थान में ये भाषा का प्रयोग हुआ है, इससे भी कोई लेना देना नहीं। बस इतना याद रखना, नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि कौन थे? गोरखनाथ। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन थे? स्वयंभू। कौन थे? स्वयंभू। तो जैन जो होता है, जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, तो वहां पर जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? स्वयंभू। चंद बरदाई कृति पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल है। याद आया? अभी बताया था कि ये कब लिखा गया था? चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो। जितने भी रासो ग्रंथ हैं इनकी सबकी भाषा क्या है? डिंगल पिंगल। क्या है? डिंगल पिंगल। ठीक है। परमाल रासो को क्या बोला जाता है? आल्हखंड। ठीक है, आल्हा जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। अच्छा, ये रचना किसकी है? जगनिक की। किसकी है? जगनिक की। खड़ी बोली के प्रथम कवि, पीछे बताया था, प्रश्न पूछा था। खड़ी बोली के प्रथम किसको माना जाता है? अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा के पटियाली गांव में। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि मैथिल कोकिल कहे जाने वाले विद्यापति हैं। तो ये वर्ड याद रखना, मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति को। हिंदी में गेय पदों की परंपरा सिद्धों से शुरू हुई। हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा किसने शुरू की? सरहपा। इसीलिए इनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अब कुछ रासो ग्रंथ देखो दिए गए हैं। कौन कौन से हैं?
कुमार रासो कौन सा है? दलपति विजय। बिसलदेव रासो, नरपति नाल, हम्मीर रासो, सारगंधर, परमाल रासो अभी पढ़ा, जगनिक, पृथ्वीराज रासो, चंदबरदई, इसी को क्या बोलते हैं? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया। जय प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका, इनका क्या नाम था? मधुकर कवि। आगे भक्ति काल, अभी एक काल खत्म हो गया, कौन सा? वीरगाथा। कौन सा? वीरगाथा। दूसरा कौन था? भक्ति काल। तीसरा कौन सा है? रीतिकाल। फिर चौथा कौन सा है? आधुनिक काल। आधुनिक काल के कितने भाग हैं? 5। देखो, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता, क्या लिखा है? श्वेता श्वेतर ऐसे कुछ लिखा है, बड़ा अजीब अजीब है ये भाई। उपनिषद में मिलता है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले प्रमुख संतों में नामदेव लगभग 1270 से 1350 ईस्वी एक है। भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, इनको पढ़ना है। देखो कौन कौन सी। भक्ति भावना की प्रधानता, एकमात्र उद्देश्य ईश की आराधना मतलब भगवान की पूजा, गुरु की महिमा को स्वीकारना, अहंकार के त्याग पर बल, बहुजन हिताय की भावना, व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को महत्व, आध्यात्मिक उन्नयन, नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा प्रेम भाव का प्रतिपादन ही अभीष्ट। देखो प्रवृत्तियां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रयोगवाद की, प्रगतिवाद की और छायावाद की है। तो इन प्रवृत्तियों को अगर याद भी ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति के यहाँ पर कितने संप्रदाय थे? 4। पहला था श्री संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। दूसरा था ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा था रुद्र संप्रदाय और चौथा था सनकानिद संप्रदाय। अब देखो इसमें क्या लिखा है। रामानंद के 12 शिष्य रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावनानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, भाई साहब नहीं पढ़ना है। देखो ये सुरसुरा, सुरसुरी, अजीब अजीब नाम है तो देख लेना, अपने लिखे हुए हैं, पढ़ नहीं रहा मैं। ब्रह्म संप्रदाय, इसके चैतन्य महाप्रभु, देखा होगा उसमें ये आया करते हैं चैतन्य महाप्रभु। जैसे वहां हम लोग नहीं गए, जो इधर गए हैं घूमने, क्या नाम है, मनगढ़, वहां पर इन्हीं का प्रचार होता है, चैतन्य महाप्रभु को, जो वो भाषण नहीं दिया करते, तो यही है चैतन्य महाप्रभु। तनकानिध संप्रदाय, इसी से लंबित, देखो इसमें कुछ नहीं जानना, बस ये वाला पहला वाला पढ़ लेना। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, यही प्रमुख प्रवर्तक है। जो काम की चीजें वो यहां से सबसे ज्यादा है। देखो अब चुपचाप, निर्गुण काव्य धारा, तो इसमें देखो ये जो अभी हमने पढ़ा, कौन सा? भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल। इसके कितने भाग हैं? 2। कौन कौन से हैं बताओ? एक होता है सगुण, वो एक होता है, एक सगुण और एक निर्गुण, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण शाखा की 2 शाखाएं, उप शाखाएं कह सकते हैं, 2 उप शाखाएं थी, कौन कौन सी? रामाश्रय और, अरे उसको क्या बोलते हैं दूसरी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण की 2 थी, एक ज्ञानाश्रय, एक प्रेमाश्रय। तो उन्हीं में से एक हम कौन सी पढ़ने वाले हैं? निर्गुण। निर्गुण काव्य धारा पुनः ज्ञानाश्रय शाखा एवं प्रेमाश्रय शाखा में विभाजित हो गई, ठीक। अब पहली कौन सी है? ज्ञानाश्रय शाखा। कौन सी है? ज्ञानाश्रय शाखा। यह उपासना, ज्ञान एवं प्रेम पर आधारित काव्य धारा है, यानी इसमें भगवान को माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा नाम दिया। ये कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संत काव्य धारा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं?
ज्ञानाश्रयी शाखा को। इसमें जीवन की जटिलताओं से मुक्ति के लिए सहज प्रेम, ज्ञान एवं सदाचारी जीवन को आवश्यक बताया गया। समाज में व्याप्त आडंबरों, अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का विरोध तथा समाज में प्रेम एवं एकता की स्थापना पर बल दिया गया। इसके प्रतिनिधित्व कवि कौन थे और ये कौन है? कबीर वाणी का संग्रह क्या है? इनका एक ग्रंथ है जिसका क्या नाम है? बीजक। बीजक के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? साखी, शबद, नीचे यही लिखा है, बीजक के 3 भाग रामायणी, शबद और साखी हैं। इस शाखा के अन्य कवि, बस यहां से अब रट लेना, ये रैदास, नानक देव, दादू दयाल, मलूक दास और सुंदरदास। रैदास, नानक देव, दादू दयाल, मलूक दास, सुंदरदास और रज्जब। अब दूसरी शाखा कौन सी थी? प्रेमाश्रयी शाखा। यह प्रेम द्वारा ईश्वर की प्राप्ति में विश्वास पर आधारित काव्य धारा है। भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान सूफी, इसको ये भी कहा जाता है कि ये सूफी लोगों, जिनको हम अब इस समय बोलते हैं फकीर, इश्क मजाजी, इश्क हकीकी तक पहुंचने में विश्वास करते थे। प्रेमाश्रयी काव्यों की कथा वस्तु में लोक कथाओं, इतिहास तथा कल्पना का मिश्रण है। इनकी रचना शैली मसनवी। इसके प्रतिनिधित्व कवि कौन थे? जैसी, मलिक मोहम्मद। इनका एक फेमस ग्रंथ है क्या? पद्मावत। बस उसी को याद रखना। के अतिरिक्त अन्य कवियों में, बस कवि याद रखना कौन कौन से थे। कुतुबन, इनकी रचना भी दी गई है। मृगावती, मुल्ला दाऊद, मंझन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली। इस शाखा के कवियों ने ठेठ अवधी भाषा का व्यापक प्रयोग किया। ये याद रखना, प्रेमाश्रयी शाखा में इसका प्रयोग किया गया। किस भाषा का? अवधी भाषा का। अवधी भाषा का एक जगह भी और बहुत प्रयोग होगा। किसने किया बताओ सबसे ज्यादा? तुलसीदास ने। किसने? अब कौन सी काव्य धारा है? सगुण काव्य धारा। देखो, यह परमात्मा के सगुण रूप की उपासना करते थे। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण भक्ति शाखा, एक राम भक्ति शाखा। इस शाखा के कवियों के कृष्ण गोपी राधा की आराध्य थे। कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण किया गया, नारी मुक्ति पर बल दिया गया, कृष्ण की बाल लीला व वात्सल्य वर्णन किया गया। इस शाखा के कवियों ने ब्रज भाषा को प्रधानता तथा आश्रयत्व का विरोध किया। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका वल्लभाचार्य द्वारा तैयार की गई। इसके द्वारा प्रवर्तिक मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। प्रमुख संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय। ये संप्रदाय मत पढ़िए। अब यहां से देखो काम की बात। अष्टछाप। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? इनके शिष्य थे। कौन? विठलनाथ। कौन थे? उन्होंने की। देखो, कृष्ण की उपासना के लिए अष्टछाप की स्थापना की गई, जिसमें कौन कौन से थे ये सबसे अच्छे से यही याद करना है। कौन कौन से थे? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास व नंददास। इसके मेन कवि कौन थे? सूरदास। इसके मेन कवि कौन थे? सूरदास। राम भक्ति शाखा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के माध्यम से धर्म, सदाचार एवं कर्तव्य परायणता का संदेश जनमानस तक पहुंचाना। राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से था। उसमें किससे था बताओ? अरे, अष्टछाप के प्रवर्तक कौन थे? राम की लोकानेक के रूप में उपासना, लोक मंगल की सिद्ध, साम्यवाद पर बल इस शाखा की विशेषताएं हैं। रामानुजाचार्य जी के शिष्य परंपरा में रामानंद के प्रभाव से उत्तर भारत में राम भक्ति की लहर चली। सर्वमुख कवि कौन से थे?
गोस्वामी तुलसीदास। ऐसे याद कर सकते हो। सबसे अच्छा अगर राम का किसी ने वर्णन किया है तो कौन थे वो? अगर सबसे अच्छा कृष्ण का किसी ने वर्णन किया है तो वो कौन थे? सूरदास। तो कृष्णाश्रयी के शाखा के प्रमुख कवि कौन हो गए? सूरदास। और रामाश्रयी के कौन हो गए? तुलसीदास। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली। एक और है दोहावली। केशव की रामचंद्रिका भी इसी धारा का ग्रंथ है। लेकिन अगर ये पूछा जाए केशव दास इसी धारा के हैं, लेकिन कवि इस युग इसके नहीं थे। कहाँ के थे वो? रीतिकाल के। किसके थे? अन्य कवियों में कौन कौन से थे? अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास, प्रियादास, प्राणचंद्र चौहान और हृदय राम। अच्छा, इसमें एक दिक्कत ये है, इसमें भी देखो क्या लिखे हैं ये दास। और अभी हमने उसमें भी पढ़े थे अष्टछाप में, उसमें भी सबके नाम लगभग 5 लोगों के नाम जिसमें क्या है? दास। और 2 नाम में स्वामी था, छेत स्वामी, और एक कौन थे? क्या नाम था बताओ? गोविंद। अब कौन सा काल? इसको क्या बोलते हैं? उत्तर मध्य काल, रीतिकाल या फिर उत्तर मध्य काल। के कब से कब तक था? 1643 से 1943। ऊपर देखो क्या लिखा है। कितने कितने साल का गैप था सब में? 3 3 साल का। पहले 743 से 1343, फिर 1343 से 1643, फिर 1643 से 1943। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ विस्तार से है। यहाँ रीति शब्द प्रायः लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया जाता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं, आपको यहाँ से लेना देना है नामकरण। श्रृंगार काल किसने बोला? ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, विश्वनाथ मिश्र। रीति काल किसने बोला? आचार्य शुक्ल ने। अलंकृत काल किसने बोला? इस काल में भौतिकवादी विचारधारा को प्रमुखता दी गई। कविता साधन न रहकर स्वयं साध्य हो गई। रीतकालीन कवियों का लक्ष्य काव्य शास्त्रीय अंगों का विवेचन, उदाहरण स्वरूप श्रावणिक काव्य की रचना था। आश्रयदाता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। सबसे पहला क्या है? रीति निरूपण। प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, प्रारंभ में मंगलाचरण तथा अंत में जैसी भक्ति की प्रवृत्तियां काव्य में मिलती हैं। वैयक्तिक अनुभवों के आधार पर नीतिपरक काव्य की रचना। प्रबंध एवं मुक्तक दोनों दृष्टि से समृद्ध, बिहारी एवं घनानंद। तो इसमें 2 लोग थे जो प्रबंध काव्य भी लिखते थे और मुक्तक काव्य भी लिखते थे। कौन कौन से थे? बिहारी और ये दोनों। तो इसके 3 भाग हुए, कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। देखो, पहला कौन है? रीतिबद्ध। मतलब इसके जो नियम कायदा कानून थे उनको मानकर जो रचनाएं की गई उन्हें क्या बोला जाता था? रीतिबद्ध। जो इनका पालन नहीं करते थे वो क्या थे? रीति मुक्त। जो ऐसे थे, कुछ रचनाओं में था कुछ में नहीं था पालन, वो क्या हो गए? रीति सिद्ध। तो आचार्य चिंतामणि, रस विलास, छंद विचार, पिंगल, कवि, कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी आदि। तो इसमें ये आचार्य चिंतामणि हैं जिनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रस विलास, छंद विचार, पिंगल, कवि कल्पतरु और श्रृंगार मंजरी। ये 2 3 बार पूछी गई श्रृंगार मंजरी। कवि जसवंत सिंह, इनकी रचना थी भाषा भूषण।
देव की, ग्वाल की रसरंग, नौ रसों का सफल निरूपण आचार्य पद्माकर एवं सैयद गुलाम नबी रसलीन ने किया। रीति सिद्ध इस श्रेणी में रीति ग्रंथों की रचना नहीं अपितु काव्य सिद्धांतों के अनुसार ही रचना की। इस श्रेणी में बिहारी सतसई, मतलब ये किसकी रचना है, बिहारी की, और सेनापति थे और वृंद थे। कृष्ण कवि निवाज, तो इसमें बस दो ही याद रखना, बिहारी की बिहारी सतसई और दूसरे रीति मुक्त। आंतरिक अनुभूत भावावेग व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्ति, कल्पना की प्रचुरता आदि मुख्य विशेषताएं हैं। प्रेम की पीर के कवि घनानंद हैं। घनानंद आलम बोधा ठाकुर आदि रीत मुक्त कवि हैं। ये चारों नाम बहुत ढंग से याद कर लो। घनानंद, आलम बोधा और ठाकुर। इधर कौन कौन से देखो थे, चिंतामणि, भूषण, जसवंत सिंह और देव। अब देखो ये आधुनिक काल आया। आधुनिक काल में सबसे पहला कौन सा आया था, भारतेंदु युग। कौन सा, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी कृतियां। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें प्रेम जरूर लिखा होगा। क्या लिखा होगा, प्रेम। देखो, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि। फिर दूसरे कवि कौन थे, बद्री नारायण चौधरी। इनका उपनाम क्या था, प्रेम। क्या था, प्रेम, प्रेमगन। तो देखो इनकी क्या है, आनंद, अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, जीर्ण जनपद। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार, जगमोहन सिंह। देखो इन, क्या बात है, प्रेम सपत, नहीं संपत्ति नहीं है, संपत्ति है। चंदा वाली बिंदी घर गई है। प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, ऋतु संहार, मेघदूत। ठीक है। तो इनकी बस एक ही रचना याद रखना है आपको, कौन सी, मेघदूत। राधा कृष्णदास, इनकी बस यही कंस वध। लेकिन ये बीच में ही इनका देहांत हो गया, तो ये क्या रह गई, आधी अधूरी अपूर्ण। दूसरा देखो कौन सा युग आएगा, इसको बोलते थे जागरण सुधार काल। किस युग को, ये किसके नाम पर पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ष 1903 में इन्होंने किसका प्रकाशन किया, किस पत्रिका का, सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। अपने प्रयासों से उन्होंने हिंदी भाषा एवं साहित्य का संपूर्ण विधान परिवर्तित किया। खड़ी बोली का परिष्कार इस युग में हुआ। हिंदी की कविता को प्राचीन, इसको मत पढ़िए, यहां से देखिए। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और कृतियां कौन कौन सी थी। सबसे पहले कौन थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यही प्रश्न गलत होते हैं कि ये किस युग के कवि हैं, तो यहां से पूरे आप जान सकते हैं। एक तो पहले तो ये भी लिखा है कि ये इसके कवि हैं, इनकी रचनाएं क्या हैं, ये सब एक साथ लिखा हुआ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी सबसे फेमस रचना पद्म प्रसून। इसके बाद रस कलश और वैदेही वनवास। मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, जयद्रथ, भारत और साकेत, यशोधरा, द्वापर। बस इतनी पढ़ना है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और द्वापर। इसके बाद कौन है, राम नरेश त्रिपाठी। कौन सी है, मिलन, पथिक, मानसी। मिलन, पथिक, मानसी। श्रीधर पाठक, वन वनाष्टक, काश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, बाल विधवा। महावीर प्रसाद
काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला, विलाप। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो काहे में है? गद्य में। पद्य में इनकी बहुत कम रचनाएं हैं। ठीक है, इधर आओ। छायावाद युग कब से कब तक? 1918 से 1938-37। छायावाद युग का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो नीचे कुछ विद्वानों द्वारा छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 भी मानी गई है। मुक्त छंद में अनुभूतियों को वाणी देने का प्रयास छायावादी काव्य में किया गया। दैनिक जीवन की विसंगतियों एवं विषमताओं से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति एवं अध्यात्म की ओर आकर्षित करने की प्रेरणा दी गई। इसमें कैसे कैसे लिखे गए हैं रचनाएं वो दिया गया है। अब इसमें मेन कवि कौन थे ये लिखा है। कौन थे? सुमित्रानंदन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इनको बोला जाता था वहद त्रयी, वृहत त्रयी। और ये देखो लघु त्रयी, इसमें भी 3 लोग थे, इसमें भी 3 लोग थे। इसमें कौन कौन से थे? माखनलाल, इनकी 2 काव्य रचनाएं, काव्य रचनाएं, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी। अब ये रचनाएं इसमें दी गई हैं। ये कौन सी रचना है बताओ? काव्य वाली है। कौन सी है? काव्य रचना है। काव्य वाला हम पढ़ रहे हैं तो काव्य रचनाएं होंगी। कौन कौन सी? इनकी तो याद होंगी, आंसू की लहर, झरना का महाप्रेम। झरना, आंसू, लहर, कमाइनी, ये क्या है? महाकाव्य। उर्वश, ये कहां से आया भाई इधर? ये तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। वन मिलन, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक। इनका नाम क्या था? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इनकी रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते। ठीक है, इसके बाद अड़िमा। सुमित्रानंदन पंत, बस सबसे इंपॉर्टेंट आदमी। अगर कोई पद में है तो ये ही है। ग्रंथ, वीणा, पल्लव, युगांत, युगधारा, ग्राम्या, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगवाणी, लोकायतन। सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 रचनाएं हैं, चिदंबरा और महादेवी वर्मा। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा। उस दिन पूछ रहे थे ना इसमें किसने रोल किया था निर्जा मूवी पे, अब याद रहेगा। ठीक है, इनको ढंग से याद कर लेना। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत और यामा। अब कौन सा है? प्रगतिवाद वर्ष। देखो, मार्क्सवाद की अवधारणा पर आधारित रूसी साम्यवाद से प्रेरणा लेकर भारत में शोषण विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया गया। मतलब अब यहां से जहां से हम लोगों की पीढ़ियों की मतलब अब शुरुआत हुई थी, ये वो वाले काल हैं। जैसे जाति पात का भेदभाव जो होता था वो कम हुआ यहाँ से, और जो पुरानी कुरीतियां थी उनको ठीक किया गया, किसी जाति का शोषण ना हो। अभी भी बहुत लोग होते हैं जिनका शोषण होता है, जैसे आदिवासी जातियां हैं, वो यहाँ आ जाएं तो कहो कुत्ते ही खेद लेते हैं बेचारे। अगर वो ना खेदे तो आदमी ही खेद लेगा ना, कि ये तो भाई हमारी जाति के नहीं, उनका पहनावा और यही देख के ना। तो इसमें कौन थे? शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नागार्जुन। इनकी सबसे इनकी रचनाएं नाम से खतरनाक है। प्यासी पथराई, आंखें, त्रिलोचन, रंगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल। ये पूरे नाम रट लेना जितने भी लिखे हुए हैं ये।
शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन रंगे राघव और केदारनाथ अग्रवाल आदि प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। अच्छा, इसमें देखो पंत निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि की प्रगतिवादी रचनाएं लिखने लगे। तो इसमें ये बहुत कम रोल था इनका, जो ऊपर लिखे हैं बस उन्हीं से मतलब है। ये तो अभी तुमको पता है, पीछे छायावाद युग में भी थे ना। प्रगतिवादी कवि और उनका काव्य, काव्य रचनाएं सिर्फ पढ़ेंगे। देखो नागार्जुन कौन सी थी? सतरंगे, प्यासी पथराई, प्रेत का, आत्मा का नहीं है क्या, अकाल और उसके बाद, बस इतना याद। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, प्रेत का बयान, अकाल और उसके बाद। दूसरे कौन है? केदारनाथ, युग की नींद के, फूल नहीं रंग बोलते हैं, बस। शिवमंगल सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी दो रचनाएं आ चुकी हैं और ये सबसे ज्यादा इनके बारे में पूछा गया है कि ये किस युग के हैं। जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की, इसमें और किसी की बारात नहीं है क्या? वाणी की। अच्छा, इसमें कौन कौन गया था? आंखें नहीं भरी, नहीं इसका और कुछ होना चाहिए, पर आंखें नहीं भरी, पर आंखें, त्रिलोचन शास्त्री, इन्होंने बढ़िया रचना लिखी क्या? मैं उस जनपद का कवि हूं। बताया नहीं इन्होंने, बस बता दिया कि मैं उस जनपद का कवि हूं। धरती, मैं उस जनपद का कवि हूं, त्रिलोचन शास्त्री। प्रयोगवाद कौन सा? थॉट के मनोविश्लेषण सिद्धांत से प्रभावित। व्यक्तिवाद की परिणति घोर अहंवादी, स्वार्थ प्रेरित, असामाजिक, उल्लंघन एवं असंतुलित मनोवृत्ति के रूप में हुई। यह काव्यधारा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय, जिसे हम अब नई कविता का युग भी आगे पढ़ेंगे, अज्ञेय के नेतृत्व में प्रवाहित हुई। यानी इसमें प्रयोगवाद में सबसे बड़ा किसका रोल था? और इनका एक आता था क्या? तार सप्तक। वर्ष 1943 में अज्ञेय द्वारा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल एवं रामविलास शर्मा, ये पीछे भी थे यहां भी हैं, इनके नाम फिर से याद कर लो। दूसरा तार सप्तक वर्ष 1951 में प्रकाशित हुआ। इसमें कौन से थे लोग? भवानी प्रसाद, शकुंतला, हरिनारायण, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर। तीसरा तार सप्तक कब हुआ? 1959 में। इसमें कौन थे? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्ययन, केदारनाथ सिंह, कुंवर विजयदेव नारायण, बड़ा भारी नाम है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हमारा नाम कहाँ है? नहीं है क्या? चलो लिखवा लेंगे, अभी किसी दिन लिख लेंगे, हम ही लिख लेंगे। चौथा सप्तक वर्ष 1900, इसमें अवधेश कुमार, कौन था? अवधेश कुमार। राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर, आचार्य सुमन राजे, श्री राम वर्मा एवं राजेंद्र किशोर शामिल थे। ठीक, तो ये चारों याद करना है। तो आज तक कितने तार सप्तक हो गए? 4। 3 नहीं बताने, अब ये लास्ट है नई कविता, नहीं इसके बाद और कुछ पढ़ना है इसी में। ठीक है, देखो कुछ विद्वानों ने नई कविता का आरंभ वर्ष 1951 से ही माना। वर्ष 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त तथा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से नई कविता